क्या बहुत जल्द इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं मायावती? पहले बसपा की तरफ से और अब कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आए हैं जो ये इशारा करते हैं कि भीतर ही भीतर बातचीत बहुत आगे तक पहुंचने लगी है। और आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने हाथ जोड़कर मायावती से अपील की है कि देश बचाने के लिए हमारे साथ आ जाइए। इसके पहले बसपा की तरफ से कौन कौन सी बातें आई थी और अब तक क्या कुछ इसमें हुआ है, और कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लोग मायावती को अपने साथ लेने के प्रयास में लगे हुए हैं और किन शर्तों पर बातचीत हो रही है, एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली। सवाल होगा कि जो लोग 56 इंच का पोस्टर लेकर घूमते हैं, उस 56 इंच के पीछे का दिल कितना कमजोर है, कितना डरपोक है। और हाँ, आपको एक विशेष खबर बतानी है। आपके आसपास जो भी ओझा, सोखा या झोला छाप डॉक्टर रहते हों, टिकिया चूरन बेचकर डॉक्टर बने बैठे हों, या फिर झाड़ फूंक करके सांप और बिच्छू का जहर मिटाते हों, तुरंत उनके पास जाइए और कहिए भैया मिठाई खिलाओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस मामले को अच्छे से समझ लीजिएगा। झाड़ फूंक करने वालों के अच्छे दिन और अपने बुरे दिन दोनों की कल्पना करके मिठाई खाइए, क्योंकि सरकार एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। उधर ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पूरे मामले पर अच्छे से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख लीजिए। क्या दिख रहा है? आप कहेंगे कि जमीन पर ढेर सारे लोग चद्दर तान के सो रहे हैं। एक दादा जमीन पर गमछा बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर सो रहे इन तमाम लोगों के पीछे अपनी नजरिया दौड़ाइए, आपको नया भारत दिखेगा। देखिए, साफ साफ लिखा है, यह है नया भारत। और नए भारत में जनता को स्टेशन पर लेटने के लिए जगह भी नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री की फोटो के लिए मड़ई लगा दी गई है। एक सिलेंडर खड़ा है जो प्रधानमंत्री और महिला दोनों की फोटो से बड़ा है। यहां पर यह प्रचार किया जा रहा है कि 10 करोड़ गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिया गया। कितना अच्छा होता यदि यहीं पर यह भी बता देते कि उस 10 करोड़ में से कितने सिलेंडरवा दोबारा भराए गए और कितने सिलेंडर घरों में कुर्सी बनकर खड़े हैं। यह तस्वीर लेने वाले ने क्या जबरदस्त एंगल ढूंढा है। इससे बढ़िया नया भारत किसी और तस्वीर में नजर नहीं आ सकता। बुजुर्गों को टिकट किराए में मिलने वाली छूट को खत्म करके ये सरकार ताली बजाती है और कहती है कि हमने इतना करोड़ रुपया बचा लिया, कमाई कर ली। ठीक वैसे ही जैसे किसी परिवार में बेटा बुजुर्गों का खाना पानी दवाई सब बंद करके कह दे कि हमने महीने का इतना रुपया बचा लिया। इस तस्वीर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर करते हुए लिखा है, गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर एक वर्ग का किराया बढ़ाया गया। किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए। निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा ये पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर, सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर? वैसे प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों के बगल में जो लोग भी लोटासन कर रहे हैं, जागने के बाद, उठने के बाद, नींद से जागने के बाद इन सभी को वहां जाकर एक तस्वीर जरूर लेनी चाहिए और साथ में थैंक यू फलाने जी कहना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है बोलने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, वो है तो मुमकिन है। याद करिए, प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर रेल किराया कितना बढ़ा दिया गया है। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये सारा पैसा कहां जा रहा है? हाल ही में खबर आई थी कि जिन पैसों से रेलवे की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी, उन पैसों से स्टेशन के बाहर झंडा खड़ा कर दिया गया और दिखावे के तमाम चीजों पर पैसा खर्च हुआ। यानी रेलवे में यात्रा के दौरान आपकी जान भले चली जाए, लेकिन स्टेशन पर जाए तो दिखना चाहिए कि भोकाल टाइट है। आज ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में जाकर कई सारी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन जिन सफेद ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जरा पता लगाइए कि इन ट्रेनों को सफेद करने के बाद किराया कितने गुना बढ़ाकर वसूला जा रहा है और बदले में आपको सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। ट्रेन कितनी घंटे की देरी से चल रही है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन नई ट्रेनों को जो तेजी से दौड़ाया जा रहा है, उसके पीछे कितनी सारी पुरानी ट्रेनों को रोककर खड़ा किया जा रहा है। कई घंटों तक पुरानी ट्रेनों को रोक कर रखा जाता है, उसमें बैठे पैसेंजर्स को रोक कर रखा जाता है। तुम इंतजार करो, फलाना भारत जा रही है। कई गुना किराया लेने के बाद आपका समय कितना बच रहा है? जब आप इन सब को जोड़ जाड़ के हिसाब लगाएंगे तो नए भारत की सारी हकीकत, सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने नजर आ जाएगा। वैसे नए भारत की एक और हकीकत है, जो लोग 56 इंच की छाती होने का दावा करते हैं, वो भीतर से इतने डरपोक हैं, इतने हिले हुए हैं कि पत्रकारों की जासूसी करवाने से बाज नहीं आ रहे। जो आदमी दुनिया का 2 नंबरी अमीर होता है और प्रधानमंत्री का सबसे खास होता है, वो कुछ पत्रकारों से इस कदर डर जाता है कि उनके फोन की जासूसी होने लगती है।
करती है। जी हाँ, अडानी के मसले पर जिन दो पत्रकारों ने रिपोर्ट की थी, अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने खुलासा किया है कि उन पत्रकारों के फोन में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर डाला गया। अब सवाल यह है कि यह जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस सिर्फ सरकार को बेचा जाता है, यानी खाली सरकार के पास है? पूर्व में भी इस तरीके के कथित आरोप मोदी सरकार पर लग चुके हैं कि उसने पेगासस के जरिए विपक्ष के कई नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों को टारगेट करते हुए उनकी जासूसी करवाई। लेकिन तब मामला अलग था। अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि एक सेठ के लिए भी क्या यह सरकार जासूसी करवा रही है, यानी जो सेठ के खिलाफ रिपोर्ट करेगा उसके फोन में जासूसी होगी और जासूसी सरकार करवाएगी। क्या अब भी कुछ देखने सुनने को बाकी रह गया है? उधर सत्यपाल मलिक खुलकर लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि अडानी का एक एक रुपया प्रधानमंत्री का पैसा है। अडानी खाली मैनेजर है, पूरा पैसा प्रधानमंत्री का है। वहीं जब से पीएम केयर फंड का हिसाब किताब प्रधानमंत्री ने देने से मना कर दिया, उनका कार्यालय मना कर चुका है, तब से यह भी सवाल उठा है कि देश भर से पैसा मांगकर पैसा कहां गया और पूरे देश से तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से कितना सारा पैसा लिया गया, कहां गया सब कुछ? भारत की ही नहीं बल्कि चीन की कंपनियों ने भी करोड़ों रुपया उसमें दान किया पीएम केयर फंड में। वो सब पैसा कहां गया? एक तरफ तो चीनी झालर का विरोध किया जाता है भाजपाइयों द्वारा, चीन के नाम पर तमाम पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। न्यूज क्लिक को ही याद कर लीजिए, जबरिया चीन का नाम घुसाकर किस कदर बदनाम किया गया। लेकिन पीएम केयर फंड में जब चीन की कंपनियां करोड़ों रुपया दान करती हैं और प्रधानमंत्री सारा पैसा दबाकर बैठ जाते हैं, तब किसी को बुरा नहीं लगता, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, कोई सवाल नहीं करता। और जब सरकारी तंत्र का इस कदर इस्तेमाल किया जाए किसी सेठ के लिए, तो फिर सत्यपाल मलिक की बातें कहीं ना कहीं सच नजर आने लगती हैं। अब ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए क्या कहा है, इसे सुन लीजिए। इसके बाद बहन जी के मसले पर अच्छे से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों क्रिसमस डे के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म से मेरा बहुत पुराना नाता है और भी बहुत सारी बातें कही थी। इसके बाद डॉक्टर मचाडो ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और इसमें कहा कि क्रिसमस 2023 भारत के ईसाइयों के लिए विशेष था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस दिन नई दिल्ली में ईसाइयों के प्रतिनिधियों को अपने घर पर बुलाया था। आगे उन्होंने कहा कि ईसाइयों के खिलाफ भारत में नफरत भरे भाषणों, चर्चों और अन्य संस्थानों पर हमलों और अधिक से अधिक राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की घोषणा के कारण ईसाइयों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समय रहते किए गए हस्तक्षेप से ही भली भांति संभाला जा सकता है। मणिपुर के मसले को याद करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद जताई और कहा कि भले ही वो एक जातीय मुद्दा था, लेकिन ईसाई समुदाय पर इसका गहरा असर पड़ा है। इस पत्र में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी सभी दलितों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के दलितों को उनको समान दर्जा देकर आरक्षण के मुद्दे को हल करें। क्रिसमस डे के दिन ही हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से मोदी सरकार आने के बाद ईसाइयों पर हमले कई गुना बढ़ गए। बहुत सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी थी। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईसाई धर्म से उनका बहुत गहरा नाता है, पुराना नाता है, और दूसरी तरफ उनकी सत्ता संभालने के बाद ईसाइयों पर हमले, चर्चों पर हमले कई गुना बढ़ जाते हैं और ज्यादातर मामलों में उनकी पार्टी से जुड़े लोग ही, उनकी पार्टी से जुड़े संगठनों के लोग ही शामिल पाए जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया दिन रात अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोर्चा खोले ही रहता है। बाकी प्रधानमंत्री को इस तरह के लिखे गए पत्रों का कितना असर होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। वहीं इस बार क्रिसमस डे पर प्रधानमंत्री का ध्यान जाने का कारण एक और बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि चूंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो ईसाई समुदाय के वोटों पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। मगर सवाल यह है कि ईसाइयों का वोट लेने के लिए क्या हिंदू संगठनों के उन शरारती तत्वों पर प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों को टारगेट किया, चर्चों को जलाया, तोड़ा, बर्बाद किया। अब बात करते हैं मायावती की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन की पकड़ भारत के कई हिस्सों में मजबूत है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसी को साधने के लिए इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है। बताया जा रहा है कि इस प्रयास में खुद सोनिया गांधी भी लगी हुई हैं। इसके अलावा कई और बड़े नेता हैं जो मायावती को तैयार करना चाहते हैं। पिछले दिनों खुद मायावती ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन के नेता उन पार्टियों के बारे में सोच समझ कर बोलें जो गठबंधन में नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और जनहित के लिए किसी को भी साथ लेना पड़ सकता है और हम भी किसी के भी साथ जा सकते हैं। इसके बाद बसपा के ही सांसद मलुक नागर ने सरेआम कैमरे पर कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ जाएगी, लेकिन पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करें और माफी मांगे। माफी इसलिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने बीएसपी के 6 विधायकों को तोड़ लिया, मध्य प्रदेश में 7 विधायकों को हड़प लिया और उत्तराखंड में 3 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया। यानी बीएसपी नेता का कहना है कि मायावती को पहले प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करिए, इसके बाद माफी मांग लीजिए। अब यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने हाथ जोड़कर मायावती से अपील की है। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए अजय सिंह लल्लू ने ऑन कैमरा हाथ जोड़कर मायावती से अपील की कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए
लिए बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाइए। जब पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात आई तो अजय सिंह लल्लू ने कहा कि इंडिया गठबंधन जब चुनाव जीत के आएगा तब इस पर फैसला राजनीतिक दल के प्रमुख नेता करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अजय सिंह लल्लू से जब पूछा गया कि मायावती को गठबंधन में शामिल करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर साथ आने की अपील की थी जो समान विचारधारा के हैं और एक सोच रखते हैं, लेकिन अभी तक बसपा हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मैं आदरणीय बहन जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए। देश के नौजवानों को आपकी जरूरत है, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की जरूरत है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से जब पूछा गया कि मायावती को लाने की अपील क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और देश बचाने के लिए मायावती को इस गठबंधन का हिस्सा बनना ही चाहिए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। जनता मानेगी कि जो भी इंडिया गठबंधन से अलग है वो बीजेपी के साथ खड़ा है। मैं बहन जी से भी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, देश बचाएं, लोकतंत्र, संविधान, गरीब और शोषित को बचाइए। अब जैसा कि आपने जान लिया है कि बसपा के एक नेता ने पहले ही कह दिया है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। इस पर कहा गया कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पहले हमारा गठबंधन चुनाव जीतेगा, इसके बाद प्रधानमंत्री पद पर फैसला किया जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी जैसी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी तो फिर ये एक बड़ी ताकत बन जाएंगी जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लड़खड़ाई तो फिर न सिर्फ नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा बल्कि बीजेपी का सत्ता में आना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पूरे देश में किसी भी राज्य में बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भी प्लस होती हुई नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक और अब तो तेलंगाना में भी बीजेपी को नुकसान ही होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाल ही में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को अधिकतम मिल चुका है, जितना मिल सकता था पहले से ही मिला हुआ है। वहीं पिछले दिनों हमने आपको यह भी दिखाया था कि यदि इतने ही वोट लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिल जाए जितने हाल फिलहाल में मिले हैं तो भी कांग्रेस 25 से अधिक सीटें जीत जाएगी, जबकि अभी उसके पास बहुत ही कम सीटें हैं। उसमें भी यदि सपा, बसपा समेत अन्य पार्टियों का वोट जुड़ जाएगा तो कांग्रेस की सीटें और बढ़ सकती हैं, 25, 26, 27, 28 तक जा सकती हैं। और इन राज्यों में कांग्रेस की सीटों का बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे बीजेपी का ही नुकसान। यानी यदि सब कुछ ईमानदारी से हुआ और उत्तर प्रदेश में बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई तो फिर बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हराया जा सकता है। अब सवाल यह है कि चुनाव ईमानदारी से होगा कि नहीं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार ने बेईमानी करने के तमाम रास्ते निकाल लिए हैं और यह बात सीधे सीधे इसलिए कही जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने एक फैसला दिया था जिसके तहत निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की होगी। लेकिन सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। मोदी सरकार ने तुरंत इसका जुगाड़ निकाला और इस समिति से चीफ जस्टिस को निकालकर बाहर कर दिया। अब मोदी सरकार जिस भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहेगी उसे बना लेगी। अब सवाल यह उठता है कि यदि सब कुछ ईमानदारी से ही करना होता तो फिर चुनाव आयोग पर इस तरीके से कब्जा करने की क्या जरूरत थी? जवाब आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रहना चाहिए, मतलब अलग रहना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे चुनाव आयोग बीजेपी का चुनाव आयोग बनता हुआ दिख रहा है। और जब यह आधिकारिक रूप से नहीं बना था तब भी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक और अलग अलग भाजपा नेता लगातार आचार संहिता के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम आरोप लगे लेकिन कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और अब तो मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चुनाव आयोग के अधिकारी चाहे जितने बड़े स्तर पर कोई भी कांड कर दें उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। यानी यदि चुनाव आयुक्त अपनी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने सरेआम वोटों का घोटाला करवा रहा हो, धांधली करवा रहा हो, घपलेबाजी करवा रहा हो तो भी आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवा पाएंगे। मोदी सरकार ने एक नया तरीका निकाला है, हर एक अवैध काम को कानून बनाकर वैध बता दीजिए और इसके बाद कहिए कि देखिए ये तो कानून है, जो कुछ हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है। शायद इसीलिए स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा था कि इस देश का संविधान अपने आप में संपूर्ण है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि इस संविधान के नियमों का पालन करने वाला और करवाने वाला कैसा है। यदि सत्ता में अच्छे लोग होंगे, नैतिक लोग होंगे, उनके भीतर नैतिकता होगी तो इसी संविधान से देश मजबूत लोकतंत्र के रूप में और आगे बढ़ता जाएगा। और यदि बुरे लोगों के हाथ में चला गया तो फिर इसी संविधान के माध्यम से बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। हर एक क्षेत्र में आप लगातार देख रहे हैं कि कानून बनाकर गलत कार्यों को वैध बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए यदि बहन जी आगे नहीं आती हैं, लोकतंत्र के लिए आगे नहीं आती हैं,
देश की जनता के लिए आगे नहीं आती हैं, तो फिर क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि सच में वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानती है या नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि यदि मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी तो वो ज्यादा सीटों की मांग करेंगी, उधर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं होगी। तो चर्चा यहां तक है कि कांग्रेस बीएसपी को अन्य राज्यों में भी सेट कर सकती है, यानी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को कम सीटें देकर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में बसपा को जगह दिया जा सकता है। यानी एक ये भी फार्मूला चल रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश में बसपा को कम सीटें दी जा रही हैं तो अन्य राज्यों में 5, 6, 7 सीटें देकर उसे मैनेज किया जाए। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि जब बसपा के नेता मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं तो आम जनमानस को क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि जब देश ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जब सारी संवैधानिक संस्थाओं पर किसी का कब्जा होता जा रहा है, जब पूरे देश का मीडिया किसी की गुलामी कर रहा है, तलवे चाट रहा है, जब देश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भयंकर अत्याचार सामने आ रहे हैं, तो फिर उन्हें दलितों के दम पर राजनीति करने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ निजी हितों को देखकर कैसे चल सकती है। आज का वक्त ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों को यह मालूम है कि यदि 2024 में वो चूक गए तो शायद उनकी पार्टी ही न रह पाए, उनके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यदि 2024 में भाजपा की सरकार बन गई तो फिर लोग अगली बार वोट नहीं दे पाएंगे। और यह बात सिर्फ एक जगह की नहीं है, लगातार चारों तरफ से यही बात सामने आ रही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस कठिन दौर में भी अलग अलग राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचना चाहिए? वो मायावती जिनका उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है, आप कहेंगे कि एक तो है, लेकिन वो भी मायावती की वजह से नहीं है, वो विधायक अपने दम पर है। उमाशंकर सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते या फिर निर्दल भी लड़ते तो उनका विधायक बनना तय था। उनके क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है और ये हमने जाकर जमीन पर देखा है। यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि बीएसपी का अपने दम पर उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है। पिछली बार सपा से गठबंधन की वजह से लोकसभा में कुछ सीटें मिल गई, मगर इतने कम प्रतिनिधित्व के बावजूद खुलकर प्रधानमंत्री पद की मांग करना क्या अतिशयोक्ति नहीं है? और जो मायावती बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करना चाहती हैं और करती भी हैं, किया भी है, क्या उन्हें बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपके आसपास जितने भी झाड़ फूंक करने वाले ओझा सोखा टाइप के लोग हैं या फिर पुड़िया बनाकर दवाई बेचने वाले हों, उन सब से जाकर कहिए कि भैया मिठाई खिलाओ, तुम्हारे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस बात की मिठाई? तो मामला यह है कि सरकार यह प्लान कर रही है कि जो भी ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कोई हड्डी वगैरह बैठाता है, कोई सांप और बिच्छू का जहर उतारता है, कोई जॉन्डिस जैसी चीजों को ठीक करने के लिए ड्रिंक पिलाता है, और दूर दराज के क्षेत्रों में जो भी झोला छाप टाइप के डॉक्टर हैं, इन सब को सरकार सर्टिफाइड करने के बारे में सोच रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यह सरकार हर एक इलीगल चीज को कानून बनाकर लीगल बनाने में बहुत ध्यान देती है। अब इसे ही देख लीजिए, झोला छाप डॉक्टरों और इस तरह के लोगों पर अक्सर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन अब यह भी सीना तान कर अपना धंधा चलाने के लिए सर्टिफिकेट पा सकते हैं। 2 अधिकारियों के हवाले से यह खबर छपी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या क्या देखने को मिल सकता है, यह देखने वाली बात होगी। सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन नाम ना बताने की शर्त पर 2 अधिकारियों ने यह बात सामने रखी है। इस खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर एडवोकेट MM धेरा लिखते हैं कि इससे बड़ी क्रांति मोदी सत्ता कर भी नहीं सकती थी। आपको सांप काटे या पीलिया हो, पीढ़ियों के इतने नुस्खे जुबान पर हैं कि आपको कब्ज हो जाए। भारत की मोदी सत्ता नए डॉक्टर नहीं ला पा रही है, तो अब झाड़ फूंक और जड़ी बूटी से इलाज को डॉक्टरी मान्यता देने की तैयारी है। वैसे भी अगर डॉक्टर की लापरवाही से कोई मर जाए तो उस पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार तो इसे भी सभी विज्ञान प्रेमियों और MBBS MD वगैरह के लिए मोदी सत्ता का न्यू ईयर गिफ्ट माने और बोले जय श्री राम। इस खबर के सामने आने के बाद एक और सवाल उठने लगा है कि अब तक जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े एम्स बनाने की बात करते थे, जहां एम्स बनने के लिए जमीन तक नहीं मिली वहां भी एम्स बना दिया गया, ऐसा बता दिया, ऐसा दावा कर दिया, अब वो सड़क के किनारे पर्दा लगाकर दवाई बेचने वालों को भी डॉक्टर की मान्यता देने के लिए राजी हो जाएंगे क्या? क्या ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं? वैसे आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।